Hello everyone, myself Dixit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोड़ा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम चैप्टर पूरा कर चुके हैं। हम एक क्लास डाउट्स की भी लगा चुके हैं और कल हमने एक क्लास न्यूमेरिकल्स की लगाई थी, जिसका एक वीडियो आज अपलोड हो चुका है। और अब ये हम अगला लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। ठीक है, तो कल हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे, जिसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल थे, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल हमने देखा था। इन सब के न्यूमेरिकल मैं बता चुका हूं, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप पहले वो वीडियो देखें, बाद में ये वीडियो देखें, तो ही आपको समझ में आएगा। इसलिए ध्यान रहे कि पहला वो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही आप इस वीडियो पर आए। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, वो है हमारा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्या, कंसंट्रेशन। मोलरिटी दे रखी है, वो क्या है, कंसंट्रेशन। तो C इज इक्वल टू 1/10 मोलरिटी। क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू 1/10 मोलरिटी। नेक्स्ट दे रखा है T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। और हमको पता होना चाहिए, हमको क्या चाहिए, T चाहिए, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप क्या करोगे, 273 प्लस 27 बराबर 300 के। तो आपको ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल गया, कंसंट्रेशन गिवन है, और एक क्या दे रखा है, आर की वैल्यू। ये सिर्फ हमने क्या किया, जो चीजें दे रखी हैं वो ही लिखी है। ठीक है, लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स इसका यूनिट है। आर क्या है, हमारा गैस कांस्टेंट। लगभग इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है घबराए नहीं, न्यूमेरिकल में गिवन होगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय पाई। अब हमने फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर। अब पाई इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी। यहां एन बाय वी क्यों किया, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम नहीं है, पर हमारे पास कंसंट्रेशन है, और हम जानते हैं कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये एन बाय वी है, तो इसको कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू CRT। बस फॉर्मूला मिल गया, ये तीनों चीजें आपके पास हैं, वैल्यू रख दो। C इज इक्वल टू 1/10, R इज इक्वल टू 0.0821, और T इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 300। T इज इक्वल टू कितना है, 300। इस पॉइंट को हटाया, नीचे क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 1 2 2 0 से 2 0 कैंसल। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 821 इंटू 3, और नीचे क्या बचा है हमारे पास, 1000। नीचे क्या बचा है, 1000। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24/1000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.46 ATM। क्या आएगा, 2.46 ATM। क्या आया, 2.46 ATM। उम्मीद दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार वापस बता देता हूँ। आपके पास क्या आया था, 821 इंटू 3/1000, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2463/1000, आंसर आया 2.46 ATM। इस तरीके से आपने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास आ गई पाई की वैल्यू, जो आई है 2.46 ATM। ध्यान रहे, न्यूमेरिकल के लास्ट में आप यूनिट लगाना नहीं भूलें। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई है तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। भले आपने पूरी प्रोसेस सही करी है, फॉर्मूला सही लगा है, स्टेप सही किया है, आंसर भी सही है इवन, फिर भी अगर यूनिट आप भूल गए हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। आप एक हैबिट ये लगा लें, अगर मोल फ्रैक्शन का भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हो तो वहां लिख दे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट में कि इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। कारण कि छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनर का ध्यान अपनी नोटबुक की ओर खींचता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल था आज का। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब लेते हैं हम अगला न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ए 12% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए इज आइसोटोनिक। ये रही आपकी हिंट जो आपके काम की चीज है। आइसोटोनिक मैंने कहा था इसके न्यूमेरिकल्स जब मैंने पढ़ा रहा था तब कहा था कि इसके न्यूमेरिकल्स में मदद मिलेगी। आइसोटोनिक वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, और किसमें बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक का मतलब मैंने बताया था व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आपके पास कोई दो सॉल्यूशन ऐसे आ जाए जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मतलब ये कंपाउंड ए का और ये यूरिया का जो सॉल्यूशन है वो दोनों नेचर में कैसे है, आइसोटोनिक। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए का मोलर मास निकालना, मतलब हमको जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको मोलर मास से रिलेट करना है। तो आप क्या करिए, इस बोर्ड के दो भाग कर दीजिए। पहला भाग हमने दे दिया किसके लिए, कंपाउंड ए के लिए। पहला भाग हमने किसके लिए दे दिया, कंपाउंड ए के लिए। दूसरा भाग आपने दे दिया कंपाउंड यूरिया के लिए। किसके लिए दिया, यूरिया के लिए। दोनों केस में आपको पहले तो क्या निकालना है, इसके लिए मान लीजिए आपने क्या लिया पाई 1, इसके लिए आपने क्या ले लिया पाई 2। तो पाई 1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास nRT/V। पाई 1 क्या है nRT/V, और ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है nRT/V। ये भी क्या आ रहा है nRT/V। पाई 1 इज इक्वल टू nRT/V, पाई 2 इज इक्वल टू nRT/V। अब थोड़ा सा अपना कंसेप्ट ये याद करना है, यहां पर आप आर और टी की वैल्यू मत रखिए। क्यों नहीं रखिए, ये आपको काटने में मदद मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस कांस्टेंट वैल्यू समान होगी और सेम टेम्परेचर पर ही आइसोटोनिक होंगे, तो इसलिए ये वैल्यूज आपको रखनी नहीं है, आप इसको एज इट इज चलने दीजिए। अब आप आगे देखो, आप एन और वी भी आपके पास तो नहीं है, एन और वी भी आपके पास नहीं है, और आपको क्या पूछा है मोलर मास। तो इस फॉर्मूले में तो कहीं भी मोलर मास का जिक्र नहीं है, बट हमको ये पता है कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय मोलर मास, तो हम n को खोल के मोलर मास तक जा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पाई 1 इज इक्वल टू WB बाय MB, और नीचे B है और ऊपर क्या है RT। तो ये क्या आ जाएगा, पाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, ये भी n को खोल दो, यहाँ WB मत लिखो, W बाय M, यहाँ भी क्या आ जाएगा W बाय M RT/V। ये आ गया फॉर्मूला, खोल दिया हमने। अब W कितना है, वेट कितना है आपके पास, जो डाला क्या है आपने, तो आपको ए के लिए हिंट दिए 12% सॉल्यूशन। अब 12% सॉल्यूशन कब बनता है, तो 12% सॉल्यूशन के लिए याद करिए मैंने क्या कहा था, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, या अगर वॉल्यूम की बात करें तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो 12% कब बनता है, तो 12% हमारा तब बनेगा, और मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास वॉल्यूम अननोन हो तो वॉल्यूम क्या मान लेना है 100 ml। फिर रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम जब अननोन हो, सॉल्वेंट का जब वेट अननोन हो, तो आप वेट तो मानोगे 100 ग्राम और वॉल्यूम मानोगे आप 100 ml। तो मैं ये मान लेता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन लिया है, उसमें 12 ग्राम क्या डाल दिया है कंपाउंड ए, तो उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना रहेगा, इसका परसेंटेज निकाल आया कि नहीं, 12। तो ये 12% का मतलब ये है कि 12 ग्राम कंपाउंड ए 100 ml आपके वॉल्यूम में डाला गया है। तो मतलब ये कि W का मान क्या आ गया आपके पास 12 इंटू R इंटू T, वैल्यू रखनी नहीं है। अब M, तो 12% कंपाउंड है तो इसका तो M निकालना है आपको, तो इसका M एज इट इज रहने दो। M ये तो फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड है, यही आपको निकालना है। तो ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड है निकालना है आपको। V कितना ले लिया आपने 100, V कितना ले लिया आपने 100। तो ये यहां तक की आपकी बात हो गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या पाई 1, क्या आ गया पाई 1। अब अगला मैं कहूं कि आपको क्या निकालना है, पाई 2 निकालना है। क्या निकालना है पाई 2। तो पाई 2 कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ के लिए क्या होगा वही कंडीशन, 4% सॉल्यूशन, मतलब 4 ग्राम यूरिया 100 ml में डाला गया है। तो W का मान तो कितना आ गया 4, R का वैल्यू एज इट इज रहने दो, T एज इट इज रहने दो। अब आप क्या करोगे, नीचे M, तो M निकाल सकते हो। यूरिया का फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं यूरिया का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो यूरिया का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं 2, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन का 4, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16।
8 और 4 12, 14 और 6 20, 0 कैरी 2, 2 and 2 4, 5 and 6। तो यूरिया का मोलर मास कितना आ गया 60। तो मतलब m का मान हमारे पास यहाँ पर आ गया 60। तो ये आ गया 60। वॉल्यूम हमने कितना ले रखा है 100। तो ये आपके पास आ गया पाई 1 का वैल्यू, ये आपके पास आ गया पाई 2 का वैल्यू। अब आपके पास यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर वाला भाग मिटा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ चुका होगा। यहां लिखना पड़ेगा सिंस सॉल्यूशन ए एंड यूरिया आर आइसोटोनिक, ये दोनों कैसे हैं आइसोटोनिक, देन पाई 1 बिकम्स इक्वल टू पाई 2। पाई 1 का वैल्यू पाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो पाई 1 कितना आ रहा है 12 इंटू आर इंटू टी बाय एम इंटू 100 इज इक्वल टू 4 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 60 इंटू 100। ठीक है, तो क्या होगा आपका ये आर और ये टी कट जाएगा, ये आर और ये टी कट जाएगा, यहां भी नीचे 100 है, यहां भी नीचे 100 है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा आपके पास अगली स्टेप, इसको मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये m तो आ जाएगा इधर, ये 60 चला जाएगा उधर, 4 आ जाएगा डिवाइड में। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 12 इंटू 60 डिवाइड बाय 4 नीचे आएगा ना, ये 60 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा नीचे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 60, तो ये आंसर आ गया 180 ग्राम। मतलब आपके पास जो कंपाउंड ए है उसका मोलर मास 180 ग्राम। थोड़ा सा आपने पहले पढ़ रखा है तो मुझे बताइए 180 ग्राम मोलर मास किसका होता है, आप सोचकर बताइए। अगर आप जो सोच रहे हो मेरा आंसर सेम है, मतलब आपने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है। 180 ग्राम मोलर मास होता है ग्लूकोज का। किसका होता है ग्लूकोज, C6H12O6 आप निकाल सकते हैं। तो आपको यह कंपाउंड नहीं पूछा है, हमको तो खाली क्या पूछा है इस ए का मोलर मास क्या होगा, जो हमने निकाल दिया 180 ग्राम। तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल जो था ऑस्मोटिक प्रेशर विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप तुरंत वीडियो रोककर कमेंट सेक्शन में नोट कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ K4 FeCN6। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 46% डिसोसिएटेड। मतलब क्या आ गया आपके पास कि ये कितना डिसोसिएट हो रहा है 46% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अब 46% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब यहां पर हमारी बात आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मदद पड़ेगी। आगे हमको देखना पूछा क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। अब बहुत से के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो बहुत इजी है, हम फटाफट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, आप क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे, अपने पास पाई इज इक्वल टू एनसीआरटी, पाई इज इक्वल टू एनआरटी वो था। पाई इज इक्वल टू एनआरटी को आप कंसंट्रेशन दे रखी है, इसलिए कंसंट्रेशन में चेंज कर दोगे जैसे भी हमने पहले किया था। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, फट से आंसर निकालिए कि सर आगे आंसर। ऐसे करोगे आंसर आएगा जो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि अगर आपका कंपाउंड डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया पहले हमें वो निकालना है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया वो हमें कौन बताता है, वन टॉप फैक्टर। कौन बताता है, वन टॉप फैक्टर। मतलब इस न्यूमेरिकल में हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, वन टॉप फैक्टर की। तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, वन टॉप फैक्टर। तो अब वन टॉप फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब वन टॉप फैक्टर कैसे करोगे आप, तो सबसे पहली चीज आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख दीजिए आप। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, C इज इक्वल टू 0.1 m कंसेंट्रेशन दे रखी है। फिर दे रखा है T इज इक्वल टू 27 प्लस 273, पता होगा ये मैं बता चुका हूं पहले, 300 केल्विन। अल्फा का मान है 46%, तो इसको मैं लिख सकता हूं 46/100। परसेंटेज में दे रखा है अल्फा कितना डिसोसिएट हुआ 46%, तो 46/100। अगला है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई मुझे निकालना है।
ठीक है। आर का मान मुझे दे रखा है, आर इज इक्वल टू 0.0821 या 0.082 ले सकते हो आप, 821 भी ले सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल में 0.082 दे रखा है तो अपन वहां तक ले लीजिए या पूरा ले लीजिए 821। अब लीजिए ये गिवन चीज होगी। अब आपको पाई निकालना है, तो जब भी कंपाउंड डिसोशिएट होता है और एसोसिएट होता है तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होकर क्या बन जाता है, ICRT, यही बन जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। C का मान है आपके पास, R का मान है आपके पास, T का मान है आपके पास, बट यू डोंट नो व्हाट इज I। I क्या है? तो यहां पर बात किसकी हो रही है, डिसोसिएशन I निकालना है। तो I डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाय n-1। इसलिए मैं बार बार कहता हूं फॉर्मूले, रिलेशन, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या रखा है, फॉर्मूले के लिए आप फॉर्मूले को सारे सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले को पेज पर उतार दीजिए, उस जगह पर लगा दीजिए जहां पर ज्यादा आप वॉक करते हैं, जहां आप पढ़ते हैं। जब भी फ्री टाइम मिले उसके सामने खड़े हो जाइए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। इसको रूटीन में ले आइए तो आपको अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसको मगअप करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रहे, अब आपके पास अल्फा गिवन है, आई की वैल्यू निकालनी है, एन आपको निकालना है। फिर यहाँ तो प्रश्न आ जाए कि सर हमको तो एन तो पता ही नहीं है, तो एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे जो डाला है आपने, तो अंदर जाने के बाद ये कितने मोल्स देगा। तो ये आयनिक कंपाउंड है, याद रखें K4, ये बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखना। ये K4 FeCl6 ये कैसा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये जब भी टूटेगा तो ये 2 एंटिटी है, कितनी एंटिटी है, 2। इसको 9th चैप्टर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी आपको समझना है कि 5 एन की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी वो देखना। तो ये यहां से टूटेगा तो ये कितने K+ बनेंगे, 4 तो बन गए आपके पास K+, क्या बन गए, 4 बन गए आपके पास K+। तो ये पूरी एंटिटी जो है वो आपकी नेगेटिव एंटिटी है, क्या बन गया, FeCl6-4। तो एक तो ये 4 तो K+ बना और एक ये बना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1 = 5। आपने यहां से कितने आयन डाला था, 1 मोल डाला था, इसका 1 मोल डाला, जो सॉल्यूशन में जाकर कितने 4 मोल तो इसके बने और 1 मोल इसका बना। याद आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने पढ़ा रखा है। आपने 1 मोल ये कंपाउंड डाला, जो सॉल्यूशन में जाकर 4 ये बन गए और 1 ये बन गया, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल मिले, 5 मोल मिले। तो सॉल्यूशन के अंदर मिले हैं 5 मोल, मतलब n की वैल्यू K4 FeCl6 के लिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब आपको I निकालना है, तो I का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, I-1 इज इक्वल टू अल्फा n-1, अल्फा n-1। अब आपने क्या किया, I इज इक्वल टू अल्फा n-1 प्लस 1, I इज इक्वल टू अल्फा n-1 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। I अल्फा की वैल्यू कितनी है, 46/100, n की वैल्यू 5 - 1 प्लस 1, ठीक है। 5 - 1 कितना आ गया, 4। 5 - 1 कितना आया, 4। तो अब मैं यहां पर कर रहा हूं, आप आगे देखें, I इज इक्वल टू 46 × 4/100 प्लस 1। अब 46 × 4 कर दो, तो 4 × 6 = 24, कैरी 2, 4 × 4 = 16, 16 और 2 18। तो क्या हुआ ये, 4 × 6 = 24 का 4, कैरी 2, 184/100 प्लस 1, तो 1.84 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.84। I की वैल्यू आ गई आपके पास 2.84। अब यहां पर मैं I की वैल्यू भी लिख देता हूं 2.84। तो I की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.84। अब मुझे पाई निकालने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है। देखो, न्यूमेरिकल्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप ये करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है। तो पाई इज इक्वल टू, आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2.84। सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो सी है हमारे पास 300,
सॉरी सी है हमारे पास 0.1, सॉरी सी है हमारे पास 0.1, आर का वैल्यू है हमारे पास 0.0821 इंटू टी का वैल्यू है हमारे पास 300। अब क्या करना है, ये पॉइंट हटा नीचे आ गया 0, ये पॉइंट हटा नीचे आ गया 0, ये पॉइंट हट गया नीचे आ गया 0। तो क्या होगा आपके पास, इन दो जीरो से ये दो जीरो आपके कट गए, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर बचता है 284, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 821 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 0 1 2 3 और 4। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, 284 इंटू 3 6 24 डिवाइड बाय 40। अब आपके पास है 2463 इंटू 284, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 8 3 24 कैरी 2 4805 3273 to 90, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8 3 24 का 4 कैरी 2 8 6 48 0 कैरी 5 8 4 32 7 16 और 90, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 3 6 2 6 12 कैरी 1 9 और 2 2 4। ये आ गया 2 5 4 9 8 6 14 का 4 कैरी 1 10 7 17 19 1 19 1। तो ये आ जाएगा 4 5 और 6, तो ये आ गया लगभग 6.99 सॉरी 699,492 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 69.9। तो एक बार आंसर आप लोग चेक कर लें, कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल। तो ये आंसर आपके पास 6.99 के समथिंग आएगा। आप एक बार इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर लें, तरीका यही है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना था, डिसोसिएशन हो रहा है, उसके बाद इसके एन की वैल्यू हमको निकालनी थी। देखो कई सारी चीजें न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद सेल्फ अंडरस्टूड होती है कि हमें क्या चीजें चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार खुद कोशिश करें, अगर कुछ भी क्वेरी लगती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दें आप कि क्या इशू लग रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब है हमारा अगला न्यूमेरिकल, तो ये हमने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो सारी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अगला न्यूमेरिकल है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड in 20 gram of benzene dissolved is lowered by 0.317 Kelvin. Calculate the degree of association of benzoic acid in benzene. निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा। कैफ का मान आपको दे रखा है। सबसे पहला काम क्या क्या दे रखा है वो हम निकालेंगे। कंटेनिंग 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड, मतलब क्या है, ये कम है ये ज्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका सोल्यूट, ये क्या हो गया सॉल्वेंट। तो WB बराबर 0.3 ग्राम, WB बराबर कितना गया 0.3 ग्राम। WA बराबर 20 ग्राम, WA बराबर कितना गया 20 ग्राम। बेंजीन इज लोअर्ड बाय, किसमें कमी आई, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को हम किससे लिखते हैं, डेल TF। क्या लिखा, डेल TF। डेल TF इज इक्वल टू कितना है 0.317 केल्विन। डेल TF की वैल्यू कितनी होगी 0.317, और लास्ट वैल्यू किसकी दे रखी है KF इज इक्वल टू 5.1 kg केल्विन मोल इनवर्स। तो ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है। अब उनको निकालने के लिए क्या कहा है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा के फॉर्मूला में n की वैल्यू तो आप निकाल दोगे, लेकिन आपको चाहिए i की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, i की वैल्यू। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, i की वैल्यू हम कैसे निकालें। हमें पूछा है i की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट के इस मटेरियल की सहायता से तो हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं। याद कीजिए, जब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम क्या लिखते हैं, डेल TF इज इक्वल टू IKFM, ये लिखते हैं। जबकि अगर अब आपको यहां से m की वैल्यू निकालनी है तो m पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा IKF। मोलरिटी बराबर क्या होता है, mb अपॉन
डब्ल्यू ए आपके पास आगे की वैल्यू दे रखी है तो और खोल दो इसको, आई के एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए की वैल्यू ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दोगे 1000, ये किसके बराबर है डेल टी एफ। लेकिन आपको निकालना क्या है आई, आई निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, डेल टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये याद रखें, यहां से आप आई निकाल दोगे, आई की वैल्यू को ले जाकर वहां रखना है, कुछ नहीं करना है, आई की वैल्यू को ले जाकर वहां पर रखना है। अब मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूं, कहां से आया फॉर्मूला मैं समझा चुका हूं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास डेल टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए होल डिवाइड बाय के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। याद रखें टेक्स्ट बुक में अलग तरीका है, मैं आपको जो करवा रहा हूं वो अलग तरीका है, आप दोनों देख लें, जो आपको सुटेबल लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक, तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखो डेल टी एफ ये रहा, डब्ल्यू ए ये रहा, डब्ल्यू बी ये रहा, के एफ ये रहा, बट वी डोंट नो एम बी, सोल्यूट का मोलर मास। तो सोल्यूट क्या है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हो। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है C6H5COOH। इसका मोलर मास निकालो, 6 कार्बन मतलब एक कार्बन का 12, 6 का 72, 6 हाइड्रोजन, एक कार्बन टोटल 7 थे ना, कार्बन टोटल कितने हैं 7, C6 और एक 1 7, 12 7 जा 84, टोटल हाइड्रोजन 6, 6 और 2 कार्बन ऑक्सीजन तो ये आ गए 32। तो 6 and 4 10 and 12 2 कैरी 1, 9 और 3 12, कितना आ गया 122 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, तो कितना आया ये 122 ग्राम, कितना आया 122 ग्राम। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं एम बी इज इक्वल टू 122 ग्राम, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, हमने निकाला अभी। अब आप वैल्यूज रखिए, करना कुछ नहीं है, 0.317 इंटू एम बी आ गया हमारे पास 122, डब्ल्यू ए आ गया हमारे पास 20 ग्राम, के एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.1, उसके बाद डब्ल्यू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3 इंटू हमारे पास आ गया 1000। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटाया आपके पास आ गए 3 0 और ये पॉइंट हटाया दोनों तो आपके पास लग गए 2 0 ऊपर, तो 1 2 3 1 2 3 0 कैंसल। अब ऊपर क्या बचा 317 इंटू 122 इंटू 2 डिवाइड बाय 51 इंटू 3 इंटू 1000। अब आपको क्या करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे आप 317 इंटू 122 इंटू 2, तो ये आ रहा है आपका 77,348, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 1,53,000, कितना आ गया 1,53,000। तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए तो ये आंसर आएगा आपका 0.506, क्या गया 0.506। क्या निकाल दिया आपने आई, तो आई इज इक्वल टू भी क्या आ गया 0.506, कितना आ गया आई की वैल्यू। तो आप देखिए टेक्स्ट बुक में ये मैंने इतने में काम किया है, इतने में आई का वैल्यू आ गया, वही चीज आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, उसको थोड़ा सा घुमा कर बताया कि एमबी निकालो पहले, फिर दूसरे के एमबी से उसको कंपेयर करो और आंसर निकालो। आप सीधा आई निकालिए ना, सीधा आंसर आ रहा है, आई का वैल्यू आ गया 0.506। अब आपको क्या करना है, अब आपको अल्फा निकालना है। निकालने के लिए क्या कहा है हमको, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा रिलेशन लगाओगे यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वन टॉप फैक्टर। तो वो रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू एन आई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एन। मैं पहले ही बोल चुका हूं फॉर्मूला रिलेशन आपको याद होने चाहिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखो फिर समस्या आ गई हमारे पास, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो निकाल सकते हो, मैंने अभी सिखाया इसकी पहले वाली न्यूमेरिकल में। और आपको याद आना चाहिए, मैंने आपको रिलेशन पढ़ाते समय एक एग्जांपल दिया था, कौन सा CH3COOH
इसको जब आप लेते हो बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, तो मैंने आपको क्या कहा था, CH3 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, और ये CH3 मैंने क्या कहा था, यहां से आपने 2 मोल डाले, यहां जाकर ये क्या बन गया, 1 मोल। तो इसको कैसे लिखते थे अपन, Na, यहां कर वो क्या बन जाता है, AN, क्या बन गया, AN। तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी होगी बताइए मुझे, n की वैल्यू कितनी हुई, 2, कितनी हुई, 2। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहलाता है डाइमर, मैंने कहा भी था आपको, ये क्या कहलाता है, डाइमर। और डाइमर कौन बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब खुद दिमाग दौड़ाइए कि अभी भी आप क्या ले रहे हो, है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या है, C6H5COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ना। तो ये C6H5, ये भी क्या हो गया, C6H5। तो यहां पर भी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। कितने आ गई, n की वैल्यू 2। आप लिख सकते हो, सिंस बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन सॉल्यूशन, सो इट्स वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। कैसे आया वो मैं समझा चुका हूं, नहीं समझ में आया फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं बता दूंगा। अल्फा इज इक्वल टू n1i-1। तो अब n की वैल्यू तो आ गई 2 इन ब्रैकेट 0.506 माइनस 1, 0.506 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अब देखो 2 अंदर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 0.506, आपके पास अगला लेना है 0.506 माइनस 1। देखो ऊपर भी आंसर आएगा माइनस में और नीचे भी आंसर आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया माइनस 0.494, क्या आ गया 0.494 डिवाइड बाय, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस का 1 माइनस का 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये जो आंसर आ रहा है इंटू 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.988 होल डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस प्लस, तो ये आंसर आ गया 0.98। अल्फा का वैल्यू कितना गया 0.98। और अगर इसका परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसल, मतलब क्या है आंसर कि ये जो सॉल्यूशन है वो 98% तक एसोसिएट हो जाएगा। विल सॉल्यूशन विल एसोसिएट एट 98% तक, ये क्या कर जाएगा एसोसिएट। तो ये था दूसरा तरीका। टेक्स्ट बुक का तरीका आप लोग कर सकते हैं सेल्फ, ये अलग तरीके से मैंने बताया है, जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे ये हमारे जो टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा चुका हूं। हमारे केमिस्ट्री के अंदर टेक्स्ट बुक से बाहर का कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने हर एक न्यूमेरिकल को यहाँ पर करवाया है। आप हर न्यूमेरिकल को घर पे टाइम निकाल के एक बार वीडियो से देखें, 1 से 2 बार खुद करने की कोशिश करें। देखो न्यूमेरिकल बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे, और एक बार दिमाग में इनका डर बैठ गया तो आप यकीन मानिए आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार वीडियो से देखिए, 1-2 बार खुद सोल्व करिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। और अगर इतने न्यूमेरिकल आपने कर दिए तो इनसे बाहर तो नहीं आएगा, फिक्स है। तो ये आपकी न्यूमेरिकल का मार्क्स एश्योर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बैक साइड एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स की तरफ। जो हमारे एक्सरसाइज में पीछे की ओर न्यूमेरिकल दे रखे हैं, अब हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगला है हमारा न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट है ये जो न्यूमेरिकल अब हमारा आ रहा है वो है हमारी बैक साइड एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहली चीज है डिटरमाइन मोललिटी बाय 10% वेट बाय वेट। अब W बाय W क्या मतलब क्या है समझ में आना चाहिए, हमने पढ़ रखा है पहले। W बाय W परसेंटेज को हम कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। और ये है आपका मास परसेंटेज। डिटरमाइन द मोललिटी, क्या निकालनी है मोललिटी, M आपको निकालना है। W बाय W परसेंटेज दे रखा है 10%। अब याद कीजिए मोलरिटी और मास परसेंट में क्या रिलेशन है, क्या समानता है इन दोनों में। तो समानता ये है कि इट इज इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज आल्सो इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, दोनों में कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है।
अब याद कीजिए 10% वेट बाय वॉल्यूम, वेट को मैं क्या समझ सकता हूं, तो 10% वेट बाय वेट मीन्स, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट सॉल्यूशन। आपने क्या किया, सॉल्यूशन का वेट लिया है 100 ग्राम, उसके अंदर सॉल्यूट कितना डाला है, 10 ग्राम। अब ये मिल रहा है आपको किससे, 10% वेट बाय वेट से। तो आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या, WA प्लस WB। WA आपको कितना मिल गया, निकालना है। WB H2SO4 का वेट कितना है, 10, तो क्या आ जाएगा, WA बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या आ जाएगा, WB। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ले रखा है आपने, 100 ग्राम, WB कितना लिया आपने, 10 ग्राम, तो कितना आ जाएगा आंसर, 90 ग्राम। तो अब आपके पास क्या गया, WB बराबर 10 ग्राम, WA बराबर 90 ग्राम। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब आपको चाहिएगा फॉर्मूले के अंदर एक निकालना होगा आपको MB, किसकी जरूरत पड़ेगी, MB। तो H2SO4 का मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। मैं मिटा रहा हूं इसको। H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, तो H2SO4 हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 into 16, तो इसको आ गया 64, ये आ गया 32 और ये आ गया 2, तो कितना आ गया 8 और 98 ग्राम। तो मोलर मास आ गया H2SO4 का 98 ग्राम। तो ये आया 98 ग्राम। अब आपके पास क्या करना है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है मोलरिटी का। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपके पास ग्राम में है, देन इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। NB को खोल दो, तो WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। WB की वैल्यू कितनी आ गई, 10, MB की वैल्यू कितनी आ गई, 98, WA की वैल्यू कितनी आ गई, 90 इंटू क्या आ गया, 1000। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1000 बाय 98 इंटू 9। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98 इंटू 9, तो ये आ रहा है 882, 1000 अपॉन 882, और इसका फाइनल आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 882, तो ये आ गया हमारे पास 1.13 मोलरिटी। कितने है मोलरिटी, 1.13। तो ये आपका अगला न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक का था उसका आंसर आया है हमारे पास 1.13 मोलरिटी। सेल्फ आप एक बार कोशिश करें, आंसर यहां से वेरीफाई करें। इस वीडियो के अंदर आप आगे वाले में सब न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, तो बैक साइड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पहले आप करें, फिर आप मेरे सॉल्यूशन से उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले कोशिश करें, आप कर सकते हैं क्या, उसके बाद आप उससे वेरीफाई करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल भी हमारे बैक साइड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, तो उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट, द नॉर्मल मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो जो चीज काम किया है मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं। AB इज 58.2 ग्राम एंड 30 ग्राम। कैलकुलेट द वन-टॉप फैक्टर। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, नॉर्मल मोलर मास। सबसे पहले क्या आ रहा है, नॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू कितना है, 58.2 ग्राम। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आ रहा है, 30 ग्राम। कितना आ रहा है, 30 ग्राम। और क्या पूछा है, वन टॉप फैक्टर I निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। सबसे पहले I इन दोनों चीजों से सीधा निकल जाता है, क्योंकि I क्या है, चेंज इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, और चेंज इन किसकी वजह से हो रहा है, मोलर मास चेंज हो रहा है। तो I हमेशा क्या होता है आपका, सीधा सीधा आता है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मतलब आपने जो डाला वो मोलर मास, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो अंदर जाने के बाद आपको दिखा, तो वो मोलर मास आपको पता करना है। तो I इज इक्वल टू नॉर्मल तो कितना आ गया, 58.2
और ऑब्जर्व कितना गया 30, ऊपर से पॉइंट हटा 0, इसको आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आई का मान तो आ जाएगा आपके पास 582 डिवाइड बाय 300, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1.94। कितना गया 1.94। आई का मान आया है हमारे पास 1.94, तो आई का मान आपके पास निकल कर आ गया 1.94। अब आपको क्या निकालना है, इसने क्या पूछा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या करोगे आप, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन माइनस 1। उल्टा उल्टा रिलेशन नहीं लगा है, जो पूछा है वही रिलेशन हमको यूज करना है। आई का मान कितना आ गया 1.94 माइनस 1। अब एन के लिए गाड़ी हमारी अटक गई, हमको तो कंपाउंड ही नहीं दे रखा है क्या है। अब ए बी का कैसे निकाले हम एन का मान, तो याद रखें मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन कर रखा है। क्या कह रखा है, आयनिक कंपाउंड है, और आपको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड इसकी NaCl होता है तो कैसे टूटता है Na प्लस और Cl माइनस, और ये आयनिक A भी है तो कैसे टूटेगा A प्लस और B माइनस। तो कितना बना N 2 मोल, तो यहां पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 माइनस 1.94 माइनस 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 0.94 और नीचे आ जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.94। और अगर परसेंटेज पूछे तो क्या करना है, 0.94 इंटू 100, पॉइंट हटा नीचे आ गया 100, तो कितना आ गया परसेंटेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 94% डिसोशिएट हुआ। कितना परसेंट हुआ डिसोशिएट, 94%। तो ये आपका अगला न्यूमेरिकल। देखो मैंने यहां से अगर आपको नहीं समझते तो एन की वैल्यू आपको नहीं मिलती, ठीक है। अगर ये रिलेशन आपको नहीं पता होता, इन दोनों को डिवाइड करके आई का मान निकलना है तो आई का मान नहीं निकलता। इसलिए मैं पहले भी बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल आप मिलते ही तुरंत उसको 2 से 3 बार रीड करें तो आप एग्जैक्टली इसको सोल्व कैसे करना है उस तरीके तक पहुंच पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक का अगला न्यूमेरिकल था। अब है अपना नया टेक्स्ट बुक का ही अगला न्यूमेरिकल, जो कि इस प्रकार। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़े आराम से। 1.26 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 0.2 liter aqueous solution. The osmotic pressure of the solution is at 300 Kelvin is 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Bar is the unit of pressure. Determine its molar mass. R is equal to 0.081 liter bar mole inverse Kelvin inverse. अब ये आपके पास सारी चीज दे रखी है। अब आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लिया आपने, अब जो गिवन वैल्यूज है वो लिखिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें इतने ग्राम प्रोटीन है, तो ये क्या है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को क्या लिखते हैं हम, WB बराबर 1.26 ग्राम। WB बराबर 1.26 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना है 0.2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.2 लीटर। फिर क्या कहा इसने, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट T बराबर कितना दे रखा है 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर दे रखा है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और R का मान आपको दे रखा है 0.0821 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस ऑल वैल्यूज आर गिवन। निकालना क्या है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB आपको निकालना है। अब आपको रिलेट किससे करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो दे रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो वॉल्ट ऑफ फैक्टर वाला और एक बिना वॉल्ट ऑफ फैक्टर वाला। तो यहाँ कहीं भी एसोसिएट डिसोसिएट नहीं लिख रखा है, मतलब वॉल्ट ऑफ फैक्टर का कुछ भी काम नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई V इज इक्वल टू NRT। तो आपके पास पाई क्या बन जाएगा NRT बाय V। लेकिन यहां पर आपको निकालना है MB, और फॉर्मूले में कहीं पर भी MB नहीं है, और आपको पता है क्या N बराबर W बाय M। तो आप कर सकते हो पाई इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा N को खोल दो, WBRT बाय MBV। क्या जाएगा MBV। अब आपको MB का फॉर्मूला बनाना है,
तो एम बी बराबर क्या आ जाएगा, एम बी उधर चला जाएगा, पाई इस तरफ आ जाएगा, तो डब्ल्यू बी आर टी बाय पाई इंटू बी। तो बस ये फॉर्मूला मैं आगे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, फॉर्मूला बन गया हमारे पास एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी पाई बी। बस अब वैल्यूज रखिए आप, डब्ल्यू बी का मान आपके पास कितना है 1.26 इंटू आर का मान कितना है 0.0821, टी का मान हमारे पास कितना है 300 डिवाइड बाय पाई का मान कितना है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी का मान कितना है, तो वी का मान है 0.2। अब सबसे मजेदार बात देखो, तो क्या होगा, अब आप यहां पर देखिए इस 10.3 को मैं ले जा रहा हूं ऊपर, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, अब ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, तो यहां पर तो क्या आ गया 126, यहां क्या बचा 821 इंटू 300 और ये 10 की पावर 3 ऊपर चला गया तो ये 1000 डिवाइड बाय, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 2 जीरो और लग गए, क्लियर। अब नीचे क्या बचा 257 इंटू 2, ये पॉइंट हटा तो 1 जीरो और लगा दिया मैंने, इंटू क्या हुआ, ये पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो हो रहेंगे, ये वाला पॉइंट हटा तो नीचे 3 जीरो हो रहेंगे, आए 4 जीरो, सॉरी 0.082 वाले 4 जीरो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जीरो से जीरो सब काट दिए हमने। अब आपके पास क्या बचा, तो ऊपर बचा है 126 इंटू 821 इंटू 300, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 इंटू 821 इंटू 300, तो ये आ रहा है 31033 होल डिवाइड बाय 257 इंटू 2, तो ये आ गया 514। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31033 डिवाइड बाय 514, तो ये आ गया हमारा आंसर 60,377.04 ये आंसर आ रहा है आपका क्या, प्रोटीन का मोलर मास। अब याद करो कितना ज्यादा मोलर मास आ रहा है प्रोटीन का, और आपको पता होना चाहिए प्रोटीन्स आर पॉलीमर। प्रोटीन क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसके अंदर छोटे छोटे मोनोमर यूनिट जुड़ी रहती हैं, तो पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इससे इसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास जो 60,377 में आ रहा है। तो ये आपका अगला न्यूमेरिकल जो आपको सोल्व करना था। अब बैक साइड एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, तो अब हम बैक साइड एक्सरसाइज का हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल जो बचा हुआ है वो करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारी बैक साइड एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल। यस, नेक्स्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूशन ऑफ 54 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ग्राम वाटर फ्रीजेज। ये न्यूमेरिकल आप वीडियो देखने से पहले खुद कोशिश करें। अगर आपने ये न्यूमेरिकल कर दिया मतलब आपको सेकेंड चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है, कारण कि ये न्यूमेरिकल वही बच्चा कर सकता है जो इसको डीपली न्यूमेरिकल समझ सकता है। बहुत डीप चीज पूछ रखी है, मतलब डीप नहीं है, दे रखा आपके सामने ही है, पर वो नजर वहां तक नहीं पहुंच पाते और वो चीज हम नहीं समझ पाते। अब इसने क्या पूछा है, वो टेम्परेचर पूछा है जिस पर ये सॉल्यूशन जम जाए। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन फ्रीज, मतलब क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर दो, क्या निकालना है। सीधा सीधा पूछा है जहां पर सॉल्यूशन जम जाए वो टेम्परेचर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और उसके लिए क्या दे रखा है, 54 ग्राम ग्लूकोज, WB बराबर 54 ग्राम, WA बराबर 250 ग्राम, WB बराबर 54 ग्राम, WA बराबर 250 ग्राम। अब आपको क्या चाहिए, MB की जरूरत पड़ती है, तो सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो 72 प्लस 12 प्लस 96 180 ग्राम। तो MB बराबर कितना आ गया, 180 ग्राम। MB का मान कितना है यहाँ 180,
ये आपको पहले ही आता है निकालने के लिए, इसलिए इसमें ज्यादा उलझे नहीं, ये सब हमको पता है। ये दे नहीं रखा है 180 ग्राम, पर सेल्फ अंडरस्टूड है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के लिए मोलर मास कितना आएगा 180 ग्राम। यहां तक हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये सब चीजें दे रखी है। अब आप दिमाग में ये लाइए कि आपको क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मतलब आपको टीएफ की जरूरत तो पड़ेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो के एफ मोललिटी क्या है आपकी, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। ये बार बार बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, के एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही आएगा। बस इसको ऊपर रख दीजिए आप, तो के एफ एम है तो वहां पर क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको क्या करना है, अब देखो डब्ल्यू ए की वैल्यू ग्राम में है, और हम जानते हैं मोललिटी में जब भी वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब टीएफ निकालना है आपको, क्या करोगे आप, के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 54 इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी की वैल्यू है 180 ग्राम इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू है 250 ग्राम। ये पॉइंट हटा, नीचे 2 जीरो और आगे 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा हमारे पास 186 इंटू 54, नीचे हमारे पास बचा 180 इंटू 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक तो आंसर आएगा 186 इंटू 54, तो ये आ गया हमारे पास 10,044, ये आ गया 10,044, और नीचे हमारे पास आ गया 180 इंटू 25, तो ये आ गया 4500, और इन दोनों को सोल्व करेंगे हम अगर, तो ये आ रहा है हमारे पास आंसर 10,044 डिवाइड बाय 4500, तो ये आंसर आ गया 2.23 केल्विन। मतलब डेल टी एफ हमारे पास कितना आ गया 2.23 केल्विन, कितना है 2.23 केल्विन। लेकिन हमको तो ये नहीं पूछा है, हमको निकालने के लिए क्या कहा उसने, हमको तो उसने कहा कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई थी, वो कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है। क्या था वो कंसेप्ट, तो मैंने कहा था कि ये आपके पास सॉलिड का वेपर प्रेशर है। अब आपका ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो जब करते इस लाइन के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ये कौन सा है सॉल्वेंट का, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहते हैं। तो ये आ गया आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कहेंगे T0F। फिर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्लूकोज मिला दिया, तो वो मिला के इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हैं, यहां पर आकर ये कटा, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, और इसके बीच के डिफरेंस को तो हम कहते हैं डेल टी एफ। तो अब आप देखिए डेल टी एफ क्या आ जाएगा आपके पास, तो डेल टी एफ इस ग्राफ से आपको पता पड़ रही थी, बड़ा कौन सा है T0F माइनस क्या है TF, माइनस TF। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं डेल TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है वाटर, और आपको पहले ही पता होना चाहिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिखते हैं तो क्या होता है, TF की वैल्यू आपको T0F की वैल्यू पता हो जाएगी। T0F आपके पास आ जाएगा 273.15 केल्विन, कितनी आ जाएगी 273.15 केल्विन। अब आपको TF निकालना है, TF उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, TF इज इक्वल टू T0F माइनस डेल TF। T0F की वैल्यू कितनी है 273.15 माइनस 2.23। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर आ जाएगा आपका 273.15 माइनस 2.23। तो ये आंसर आ रहा है 270.92 केल्विन, 270.92 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आपका ये जो सॉल्यूशन है
वो सॉल्यूशन फ्रीज कर जाएगा। 270.92 is the temperature at which 54 ग्राम ग्लूकोज एंड 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। ये वो टेम्परेचर है जिस पर आकर ये जम जाएगा। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का लास्ट न्यूमेरिकल। यस, तो ये आपका न्यूमेरिकल का काम पूरा हुआ। मैंने आपको टेक्स्ट बुक के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स थे, बैक साइड एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, हर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको अगर कहीं से मिलते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, आप मुझे उस न्यूमेरिकल का फोटो खींचकर भेज सकते हैं या वो न्यूमेरिकल लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बाय व्हाट्सएप भेज दूंगा। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। साथ ही आपका यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, डाउट क्लास भी हमारी पूरी हुई और आज हमारी ये न्यूमेरिकल की लास्ट क्लास भी पूरी हुई। तो मैं स्कूल की तरफ से और एज ए सब्जेक्ट टीचर आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि इस लॉकडाउन जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी अभिभावक एवं स्टूडेंट सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम ऑनलाइन स्टडी का एक चैप्टर पूरा करने में सफल हुए हैं। अब आगे के लिए जो निर्देश आपके होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक आप आज तक के सारे वीडियो अच्छे से देख लें। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें। साथ ही एक और रिक्वेस्ट, आप इन वीडियोस को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं जो इस साल 12th इंग्लिश मीडियम में है और जिससे इन वीडियो की जरूरत है। अब आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स का आपका 1-2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बहुत जल्द आपका फिजिक्स का भी वीडियो आ जाएगा। मतलब अब आपके पास दिन में 2-2, 3-3 वीडियो आएंगे। मतलब आपको पूरा टाइम निकाल कर पढ़ाई में लगे रहना है और इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना है। इसलिए आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और खास चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।